हाय। अगर आप 100 रुपीज़ बैंक में रखते हैं और उस पे आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है तो उसका मतलब हुआ कि 100 रुपीज़ पर आपको 10 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। अगर आप यही 10 रुपीज़ के प्रॉफिट को फिर से सेम जगह इन्वेस्ट करेंगे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 110 रुपीज़ हो जाता है। इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलती है कि हम अपने रिटर्न्स को री इन्वेस्ट करके अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग रिटर्न्स देख सकते हैं फ्यूचर में। कुछ ऐसा ही बिजनेसेस में भी होता है। जब कोई कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट बनाती है तो उसके पास नॉर्मली दो ऑप्शंस रहते हैं, या तो वो अपने प्रॉफिट्स को डिविडेंड के फॉर्म में बांट दे या फिर नए प्रोजेक्ट्स में री इन्वेस्ट करके कंपनी को ग्रो करे। अब आप पूछोगे कि कंपनी में री इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, इससे तो अच्छा कंपनी डिविडेंड ही दे देती। लेकिन सोचिए, अगर एक कंपनी का शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, इस साल के प्रॉफिट्स को अगर वो डिविडेंड के फॉर्म में देने के बजाय वो एक और शू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्वेस्ट करके अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड कर ले, तो मे बी आज आपको कैश डिविडेंड नहीं मिल रहा है, लेकिन नेक्स्ट साइकिल में जब न्यू प्लांट का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो कंपनी के प्रॉफिट्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं और स्टॉक प्राइस तेज़ी से बढ़ सकता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जस्ट बिकॉज एक कंपनी बहुत ज़्यादा पैसे री इन्वेस्ट करती है, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगी। इसके लिए कंपनी का ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो भी कैपिटल कंपनी री इन्वेस्ट कर रही है उस पर कंपनी को अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। अगर कंपनी ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है जहां रिटर्न अच्छा नहीं मिलता तो बेटर यही होगा कि वो उस कैश को डिविडेंड्स या शेयर बायबैक्स के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। इसलिए आज हम आपको 5 ऐसी कंपनीज के बारे में बताएंगे जिनका री इन्वेस्टमेंट रेट सबसे ज्यादा है। हमने इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं कंपनीज को कंसिडर किया है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज्यादा, ROCE 20% से ज्यादा, 5 ईयर रेवेन्यू ग्रोथ 20% से ज्यादा है। हमने ये स्क्रीनर्स क्यों चूज किए? इस हफ्ते हमारे वीकली शो मार्केट की बात ग्रो के साथ में सौरभ मुखर्जी ने कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के कुछ टिप्स दिए थे जो कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। एक कंपनी की प्रेडिक्टिव पावर कैसे आप समझ सकते हो कि एशियन पेंट्स या HDFC बैंक या जोमेटो या रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप कैसे समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए कितना कमा के देगा? राइट, अगर कुछ मोटे मोटे मेट्रिक्स मेरे को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहला मैं बोलूंगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो कंपनी आपको मोटा कमा के देगा जिसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कहीं ज़्यादा है। मानिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15 है, तो वो कंपनी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 से ज़्यादा लाता है, 30 40 50 लाता है, वो आपके लिए फ्यूचर में अच्छा कमा के दे सकता है। दूसरा फंडामेंटल मैट्रिक जो बहुत अहम है, री इन्वेस्टमेंट रेशियो। कंपनी ने अगर रिटर्न ऑन कैपिटल मोटा कमाया है उसका मतलब सरप्लस बहुत भारी कमाई है, मोटा सरप्लस कमाया है। इसमें से कितना सारा सरप्लस धंधे में वापस डाला जा रहा है, री इन्वेस्ट कितना किया जा रहा है, राइट, ये दूसरा बहुत अहम मैट्रिक है। और तीसरा मैट्रिक है रेवेन्यू ग्रोथ कितनी आ रही है, कंपनी में ग्रोथ कितनी आ रही है, बिकॉज दैट्स अ साइन कि फ्यूचर में ये रिटर्न ऑन कैपिटल इज अ रिटर्न ऑन कैपिटल कैप्चर्स द डेप्थ ऑफ द मोट, राइट, किले के आसपास कितना बड़ा गड्ढा है जिससे कॉम्पिटिटर को दूर रखा जा रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ इज टेलिंग यू ये किला और ऊंचा होता जा रहा है, राइट, रेवेन्यू ग्रोथ इज टेलिंग यू किला और ऊंचा होता जा रहा है। तो अगर आपको समझना है कि कौन से स्टॉक में आप कमा सकते हो तो लास्ट 5 दिन 15 दिन के शेयर प्राइस पे दिमाग मत फोड़िए, आप फोड़िए समझने में रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है, वो एनुअल रिपोर्ट से निकल जाता है। कंपनी की री इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या है, वो भी एनुअल रिपोर्ट से निकल जाती है। और कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, ये 3 चीजें आप समझ लीजिए, आपको काफी सारा फायदा हो जाएगा निवेश के क्षेत्र में। ये सारा डेटा मुफ्त में एनुअल रिपोर्ट से मिलता है, मुफ्त में। राइट राइट। तो कैन वी कंक्लूड के लॉन्ग रन में जो प्राइस जाता है वो प्रॉफिट्स पे और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रेवेन्यू पे डिपेंड करता है। शॉर्ट रन में किसी को नहीं पता वो किस पे डिपेंड बिल्कुल जी, करता है। शॉर्ट रन पे जुआ है, लॉन्ग रन पे फंडामेंटल इन्वेस्टिंग है। शॉर्ट रन पे स्पेक्यूलेशन है, लॉन्ग रन में फंडामेंटल इन्वेस्टिंग है। री इन्वेस्टमेंट रेट को कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। री इन्वेस्टमेंट रेट का जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है वो उसे हमने स्टर्न बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर अश्वथ दामोदरन के लेक्चर द फंडामेंटल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ से डिराइव किया है। अश्वथ दामोदरन बेसिकली कहते हैं कि किसी भी कंपनी के नेट प्रॉफिट ग्रोथ के पीछे दो फैक्टर्स हैं। पहला कि वो कितना पैसा री इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा कि उस री इन्वेस्टेड कैपिटल पे उन्हें कितना रिटर्न मिलता है, यानी कि ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू री इन्वेस्टमेंट रेट इनटू रिटर्न ऑन इक्विटी। इससे हम डिराइव कर सकते हैं कि री इन्वेस्टमेंट रेट इज इक्वल टू ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी। हमने यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स का री इन्वेस्टमेंट रेट लिया
किया है, जिसको हमने कैलकुलेट किया है यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। 5-year एवरेज री इन्वेस्टमेंट रेट इज इक्वल टू 5-year नेट प्रॉफिट CAGR डिवाइडेड बाय 5-year एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी। इस वीडियो में हम इन सभी स्टॉक्स के बिजनेस के बारे में और उनकी की स्ट्रेंथ और पोटेंशियल रिस्क या वीकनेस भी कवर करेंगे, ताकि आपको इन कंपनीज के बारे में एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट मिल सके। इसके अलावा लास्ट में हम एक टेबल के थ्रू इन सभी कंपनीज के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल मेट्रिक्स भी देखेंगे। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 5-year एवरेज री इन्वेस्टमेंट रेट में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का री इन्वेस्टमेंट रेट सबसे ज्यादा है उसको हम एंड में कवर करेंगे। फर्स्ट कंपनी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड। अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में वन ऑफ द लीडिंग ब्रांडेड स्टील ट्यूब मैन्युफैक्चरर्स हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशंस ग्रीन हाउस ट्यूबिंग से लेके रूफटॉप शेड्स एंड इलेक्ट्रिकल कॉन्ड्युइट्स के कंस्ट्रक्शन में होते हैं, और इनका 77% रेवेन्यू उनके डिजाइनर ट्यूब वाले सेगमेंट से आता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड का 5-year एवरेज री इन्वेस्टमेंट रेट 364.67% है और कंपनी का ROCE 44.7% है। अब आप सोच रहे होंगे कि री इन्वेस्टमेंट रेट 100% से ज्यादा कैसे है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनीज शेयर्स इशू करके या फिर कभी कभी अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करके नई इक्विटी भी रेज कर सकती हैं। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी पेरेंट कंपनी अपोलो ट्यूब्स की स्ट्रॉन्ग बैकिंग। एक हेल्दी बैलेंस शीट और ऑपरेशनल सपोर्ट के साथ साथ कंपनी को अपोलो ट्यूब्स के वाइड डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का भी एक्सेस है। इसके अलावा APL अपोलो से अक्वायर होने के 1 साल के अंदर ही कंपनी ने अपना बिजनेस काफी तेजी से रैंप अप किया, जो उनके हाई रेवेन्यूज और हेल्थी मार्जिन्स में रिफ्लेक्ट होता है। अपोलो ट्राइकोट ट्यूब्स लिमिटेड की सबसे बड़ी वीकनेस है इनकी लो प्राइसिंग पावर। रॉ मटेरियल स्टील के प्राइसेस बढ़ने से और इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ने के कारण कंपनी के मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी पर गहरा दबाव पड़ता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। ROCE या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो है जो आपको ये बताता है कि कंपनी ने जो डेट और इक्विटी रेज किया हुआ है कैपिटल के शेप में, उस पर कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। ये रेशियो हमें बताता है कि कंपनी कितना एफिशिएंटली कैपिटल को यूटिलाइज कर पाती है बिजनेस के प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख सकें। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200 डे SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है, और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है, और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। हमारी लिस्ट की सेकंड कंपनी है सारेगामा इंडिया। सारेगामा इंडिया लिमिटेड इंडिया की सबसे पुरानी म्यूजिक कंपनीज में से एक है। इस कंपनी ने इंडिया का सबसे पहला सॉन्ग रिकॉर्ड किया था 1902 में। अभी कंपनी के पास 1.3 लाख सॉन्ग्स की म्यूजिक लाइब्रेरी है। सारेगामा इंडिया लिमिटेड का 5-year एवरेज री इन्वेस्टमेंट रेट है 516.78% और ROCE है 22.2%। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी हाई मार्जिन लाइसेंसिंग बिजनेस, जो कि डिजिटल पेनिट्रेशन की वजह से 20% एनुअली ग्रो कर रहा है। कोविड-19 के बुरे असर के बावजूद कंपनी का लाइसेंसिंग रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 21 में 20.2% से ग्रो हुआ है। कंपनी के बिजनेस को सबसे बड़ा थ्रेट है म्यूजिक पायरेसी से। कंपनी का रेवेन्यू जनरेशन डिपेंडेंट है इनके म्यूजिक IPs यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मोनेटाइजेशन पे। इन IPs की पायरेसी की वजह से कंपनी को काफी रेवेन्यू का लॉस होता है हर साल। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं।
हमारी लिस्ट की तीसरी कंपनी है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड इंडिया के सबसे बड़े स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। कंपनी का इंडिया से 78% रेवेन्यू आता है और बाकी का एक्सपोर्ट मार्केट से, जिनमें यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज शामिल हैं। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड का 5 ईयर एवरेज री इन्वेस्टमेंट रेट 545.89% है और कंपनी का ROCE 37.8% है। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर है उनकी इंप्रूविंग बैलेंस शीट और रिस्क प्रोफाइल। कंपनी का हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, अच्छे सेल्स एंड वॉल्यूम ग्रोथ और अच्छे कैश अक्रूवल्स की वजह से उनका लॉन्ग टर्म डेट काफी कम हुआ है, विद नेट डेट टू इक्विटी इंप्रूविंग 2.5 टाइम्स इन फाइनेंशियल ईयर 22 फ्रॉम 1.4 टाइम्स इन फाइनेंशियल ईयर 20। सिमिलरली नेट डेट टू एबिटा में भी कंपनी ने बहुत इंप्रूवमेंट दिखाया है टू रीच 0.9 टाइम्स इन फाइनेंशियल ईयर 22 फ्रॉम 3.1 टाइम्स इन फाइनेंशियल ईयर 20। कंपनी की बड़ी वीकनेस है स्टेनलेस स्टील इंपोर्ट्स। कंपनी स्टेनलेस स्टील के सेगमेंट में इंडिया के अंदर एक टॉप प्लेयर है, पर इन्हें इंडोनेशिया और चाइना के लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स से स्ट्रॉन्ग कंपटीशन फेस करना पड़ता है। ये इसलिए क्योंकि इन एक्सपोर्टर्स के पास चीप निकल डिपॉजिट्स अवेलेबल हैं, जिससे ये लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। फोर्थ कंपनी हमारी लिस्ट में है BASF इंडिया लिमिटेड। BASF इंडिया के लार्जेस्ट केमिकल मेकर्स में से एक है। ये कंपनी BASF SE की एक सब्सिडरी है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट केमिकल कंपनी है। BASF इंडिया के बिजनेस पोर्टफोलियो में 6 मार्केट सेगमेंट्स मौजूद हैं, जिनका रेवेन्यू ब्रेकअप कुछ इस तरह से है। BASF इंडिया लिमिटेड का 5 ईयर एवरेज री इन्वेस्टमेंट रेट 634.92% है और कंपनी का ROCE 33.8% है। BASF इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद पेरेंट कंपनी BASF SE, जिससे इन्हें अच्छा ऑपरेशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। इन दो पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी के बीच में हाई इंटीग्रेशन है, जिससे इन्हें अच्छी सिनर्जी मिलती है। इसके साथ साथ इनके डाइवर्स रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो मार्केट की साइक्लिकलिटी और कंपेटिटिव प्रेशर को मिटिगेट करने में मदद करते हैं। BASF इंडिया की सबसे बड़ी वीकनेस है इनकी क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी। क्रूड डेरिवेटिव्स कंपनी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल हैं और वो ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट होते हैं। तो जब भी क्रूड ऑयल और USD के प्राइस पर कोई एडवर्स इफेक्ट होता है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। और हमारी लिस्ट की 5वीं और आखिरी कंपनी है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। जिंदल स्टील एंड पावर इंडिया की लीडिंग स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है। कंपनी कई तरह की प्लेट्स एंड कॉइल्स, वायर रॉड्स, ट्रैक रेल्स एंड स्ट्रक्चरल स्टील प्रोडक्ट्स जैसे कि बीम्स और कॉलम्स, चैनल्स, एंगल्स एक्सेट्रा का प्रोडक्शन करती है। जिंदल स्टील एंड पावर का 5 ईयर एवरेज री इन्वेस्टमेंट रेट 668.47% है और कंपनी का ROCE 21.7% है। जिंदल स्टील एंड पावर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कंपनी के लार्ज स्केल ऑपरेशंस एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट प्रोफाइल, जिसपे इंडस्ट्री वाइड डिमांड स्लो डाउन का रिलेटिवली कम असर होता है डाउन साइकिल्स में। और तो और JSPL मेनली लॉन्ग स्टील इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स के एरिया में इन्वॉल्व है, जिसमें ये इंडियन रेलवेज और अन्य कई मेट्रो प्रोजेक्ट्स के स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स के लिए एक प्रेफर्ड सप्लायर भी है। कंपनी की बड़ी वीकनेस है इनकी हैवी ओवरसीज डेट फंडिंग फॉर फॉरेन सब्सिडरीज। कंपनी ने डेट फंडिंग के जरिए ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की माइंस में इन्वेस्टमेंट किया है। फिलहाल इन साइट्स के ऑपरेशन से जनरेट होने वाला कैश फ्लो रिलेटिवली कम होने की वजह से इनके फॉरेन सब्सिडरीज को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए डेट रीफाइनेंसिंग या इंडियन यूनिट की अर्निंग्स का सहारा लेना पड़ सकता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिनका री इन्वेस्टमेंट रेट सबसे ज़्यादा है इंडियन स्टॉक मार्केट में करंटली। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज़ के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.